नमस्कार। भारतीय इतिहास में ना कुछ पल ऐसे होते हैं जो सच में सब कुछ बदल कर रख देते हैं। आज हम एक ऐसे ही टर्निंग पॉइंट की बात करने वाले हैं, एक ऐसे कानून की जो एक बड़े विद्रोह की आग से पैदा हुआ और जिसने भारत पर शासन का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो सवाल यही है कि 1857 के विद्रोह में आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने ब्रिटिश हुकूमत को भारत पर राज करने का अपना पूरा का पूरा सिस्टम ही बदलने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी एक बहुत बड़े कारण और उसके उतने ही बड़े असर की है। इस पूरी कहानी की जड़ में है वो एक घटना जिसने इस सारे बदलाव की नींव रखी, 1857 का विद्रोह। देखिए, ये विद्रोह कोई छोटी मोटी बगावत नहीं थी। इसकी आग इतनी तेजी से फैली कि लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार को एक बात शीशे की तरह साफ हो गई कि एक ट्रेडिंग कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत जैसे विशाल देश को संभालने में पूरी तरह से फेल हो चुकी थी। उनका कंट्रोल बिखर रहा था। तो इस बड़े संकट का जवाब क्या था? ब्रिटिश सरकार का जवाब था एक नया कानून, एक ऐसा एक्ट जो इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म करने के लिए बनाया गया था, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये एक्ट असल में था क्या? अगर बिल्कुल सीधे सीधे समझें तो ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक कानून था जिसने एक झटके में ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का सारा कंट्रोल छीन लिया और सीधा ब्रिटिश क्राउन यानी कि महारानी के हाथों में दे दिया। ये बदलाव भारत के लिए जबरदस्त था। सोचिए, पावर एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी के हाथ से निकलकर सीधे एक साम्राज्य के हाथ में जा रही थी। ये सिर्फ शासक का बदलना नहीं था, ये तो शासन की पूरी परिभाषा ही बदल रही थी। तो सवाल ये है कि ये जो नई व्यवस्था थी, ये कागज से जमीन पर कैसे उतरी? चलिए इसके पूरे एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे को समझते हैं। सबसे पहला काम तो ये हुआ कि पुरानी व्यवस्था को ही खत्म कर दिया गया। कंपनी के टाइम का जो डबल सिस्टम था, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, उसे पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया और इनकी जगह पर बनाया गया एक नया और बेहद पावरफुल पद, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया या भारत सचिव। ये कोई छोटा मोटा अधिकारी नहीं था, बल्कि ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री था जो सीधे लंदन से भारत के मामलों को कंट्रोल करता था। और ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इस बहुत ही जरूरी पद पर बैठने वाले जो पहले शख्स थे वो थे लॉर्ड स्टैनली। लेकिन भारत सचिव लंदन में बैठकर अकेले इतना बड़ा देश तो नहीं चला सकते थे, है ना? तो उनकी मदद के लिए एक एडवाइजरी कमेटी बनाई गई जिसे नाम दिया गया इंडिया काउंसिल या भारत परिषद। इस परिषद में 15 सदस्य थे और ये सिर्फ एक नंबर नहीं था। इन सदस्यों को खास तौर पर इसलिए चुना गया था कि उन्हें भारत में काम करने का लंबा अनुभव था, ताकि वो सेक्रेटरी को जमीनी हकीकत के बारे में सही सलाह दे सके। तो अब जो नया पावर स्ट्रक्चर बना वो कुछ इस तरह का था। सबसे ऊपर ब्रिटिश पार्लियामेंट, उसके नीचे भारत सचिव जिन्हें सलाह देती थी 15 सदस्यों वाली इंडिया काउंसिल, और भारत में उनके प्रतिनिधि के तौर पर काम करते थे वायसराय। मतलब सत्ता की कमान अब सीधे ब्रिटिश संसद के हाथ में थी। अब बात करते हैं भारत के अंदर सबसे बड़े पद की, जिसका सिर्फ नाम ही नहीं बदला बल्कि उसका पूरा मतलब ही बदल गया। कंपनी के जमाने से चला आ रहा गवर्नर जनरल का टाइटल अब खत्म हो गया। उसकी जगह एक नया टाइटल आया, वाइसरॉय। और ये सिर्फ नाम का बदलाव नहीं था, नहीं, वाइसरॉय का मतलब ही होता है राजा का प्रतिनिधि, जो ये साफ करता था कि भारत का सबसे बड़ा अधिकारी अब सीधे ब्रिटिश सम्राट को रिपोर्ट करता है। तो भारत के पहले वाइसरॉय बने कौन? दस्तावेज बताते हैं कि ये जिम्मेदारी लॉर्ड कैनिंग को दी गई, जो उस समय भारत के आखिरी गवर्नर जनरल भी थे। उन्हीं को ये नई भूमिका सौंपी गई थी। और आखिर में इस एक्ट का एक और बहुत बड़ा, एक दूरगामी असर हुआ। इसने सिर्फ ब्रिटिश राज को नहीं बदला, बल्कि भारतीय इतिहास के एक पूरे युग पर पर्दा डाल दिया। ये एक बहुत ही जरूरी पॉइंट है। इस एक्ट ने सिर्फ ब्रिटिश शासन का तरीका नहीं बदला, बल्कि इसने सदियों से चली आ रही मुगल सत्ता को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। बहादुर शाह जफर के साथ ही भारत पर राज करने वाले मुगल सम्राटों का दौर ऑफिशियली खत्म हो गया। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। इस कानून का जो ऑफिशियल नाम था वो था एन एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये नाम ब्रिटिश नजरिए को तो दिखाता है, लेकिन एक बड़ा सवाल भी छोड़ जाता है। ये सरकार किसके लिए बेहतर थी? इस पर सोचने के लिए बहुत कुछ है।